तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के अगले अध्याय उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डी, उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी से सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ए, उच्चतम न्यायालय में। बी, जिला न्यायालय में। सी, उच्च न्यायालय में। डी, ए तथा बी दोनों में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर, एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224(1) के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण, उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224(2) के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। अनुच्छेद 224(3) के अनुसार उच्च न्यायालय में अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ए, भारत की समेकित निधि से। बी, राज्य की समेकित निधि से। सी, भारत की आकस्मिकता निधि से। डी, राज्य की आकस्मिकता निधि से। इसमें हमारा सही ऑप्शन भी होगा, राज्य की समेकित निधि से। संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित यानी समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ए, भारत की संचित निधि से। बी, राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की। सी, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की। डी, भारत की आकस्मिक निधि से। तो इसका सही उत्तर ये होगा, भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। ए, 65 वर्ष। बी, 60 वर्ष। सी, 62 वर्ष। डी, 58 वर्ष। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी। यह उम्र सीमा निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर 2019 में पी. विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए, 2 और 3। बी, 1 और 2। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है।
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तीसरा, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी केवल 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, केवल 4। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर को के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो ये प्रश्न पूर्व का प्रश्न है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये उनका क्षेत्रकार इस प्रकार है: बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल उच्च न्यायालय, केरल और लक्षद्वीप, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी बम्बई। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बम्बई। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 3। आइए व्याख्या देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं: गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो वर्तमान में कोई भी ऐसा राज्य इसमें से नहीं है जिसके पास उच्च न्यायालय नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में था। 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 2 और 4। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों हाईकोर्ट का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय, डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर सी और डी दोनों हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कोलकाता में और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल बेंच जबलपुर में और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में
और इसकी 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी में और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रखी गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंचें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी अपीली क्षेत्राधिकार। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों का निर्णय प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का है अनुच्छेद 226 के तहत। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है ये उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, सी राज्य के राज्यपाल की वैयक्तिक शक्तियों के, डी इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो इसका सही उत्तर ही होगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के। व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम, वह न्यायिक कार्य करता है, द्वितीय, वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ए अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। बी एक अधीनस्थ न्यायालय के कि वह किसी मामले विशेष की अग्रतर कार्यवाही रोक दे। सी एक अधिकारी को वह पद विशेष और बने रहने के अधिकार को बताए। डी एक पब्लिक अथॉरिटी को वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करें। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। आइए व्याख्या देखते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक विशेष मामले की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ए अधिकार परीक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर सी होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध प्रोहिबिशन, डी अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर सी होगा प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यवाही नहीं किया जा सकता।
ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी अधिकार। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी अधिकार। ये व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटें निकाल सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कूट ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है। दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल एक। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 217(1) ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ए राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य के राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिए? ए न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, बी न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, सी न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, डी न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण। तो इसका सही उत्तर सी होगा, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोकनिधि का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का पहला मामला था।
यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? ए परमादेश याचिका, बी स्वत्वाधिकार मुकदमा, सी क्षतिपूर्ति का दावा, डी न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो इसका सही उत्तर बी होगा, स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया गया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय, डी पंजाब उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर बी होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 मामले में यह निर्णय दिएगा कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, क्योंकि एक प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ए न्यायाधीश PN भगवती, बी न्यायाधीश हिदायतुल्ला, सी न्यायाधीश HR खन्ना, डी न्यायाधीश चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर सी होगा, न्यायाधीश HR खन्ना। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ए अनुच्छेद 230, बी अनुच्छेद 231, सी अनुच्छेद 232, डी अनुच्छेद 233, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 232 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसन कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 का 234, 235, 236 में भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा? ए मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, बी सेशन न्यायाधीश, सी अधिकरण न्यायाधीश, डी लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अधिकरण न्यायाधीश। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 236 के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर भी होगा केवल 2। CRPC 1973 के तहत पुलिस हिरासत पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है कि अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में है तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। इसके विपरीत न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त का केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है।
न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझने पर संबंधित अधिकारी को अभियुक्त से पूछताछ करने की अनुमति दे सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हों। बी, लोक अदालतों ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सी, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य नहीं। डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रसम्य आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर बी होगा, केवल दो। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। ए, न्यायमूर्ति भगवती, बी, श्री राजीव गांधी, सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही उत्तर सी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल सचल अदालत का उद्घाटन किया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।